यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन मीमांसा DRER क्लासेस बच्चों। और हम अपने पहले वीडियो में लगातार 12th NCERT से रिप्रोडक्शन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। और कौन बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा कि रिप्रोडक्शन टॉपिक जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम कहाँ पर थे? कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी से करके बताइए। हाँ देखिए, बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया है कि फर्स्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हम फीमेल पार्ट कार्पल्स को डिस्कस कर रहे थे। मल्टी कार्पेलरी कंडीशन सर ने बताई थी, और मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में सर ने बताया था कि एपोकार्पस कंडीशन भी होती है और सिनकार्पस भी होती है। कार्पल्स अगर फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होती हैं ओवरीज, तो एपोकार्पस कंडीशन होती है, और अगर वो ओवरीज जुड़ जाती हैं, कार्पल्स फ्यूज हो जाते हैं, तो सिनकार्पस कंडीशन हो जाती है। और सिनकार्पस कंडीशन हिबिस्कस में है, पेपर प्लांट में है, और ये जो माइचेला का डायग्राम है चंपा, दैट इज एपोकार्पस। इसमें कार्पल्स या ओवरीज आपस में फ्यूज्ड नहीं है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है बेटा, और एंजियोस्पर्म का ओव्यूल इन्वर्टेड ओव्यूल है, जिसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। आई थिंक क्लियर है सब, यहाँ तक सबको? एनाट्रोपस ओव्यूल बेटा, ओव्यूल की डंडी को फ्यूनिकल कहते हैं, जहाँ पर डंडी और बॉडी जुड़ती है उसको हाइलम कहते हैं। कवरिंग को इंटीगुमेंट कहते हैं। दो इंटीगुमेंट है, बाइटेगमिक कंडीशन है ओव्यूल की, आउटर इंटीगमेंट और इनर इंटीगमेंट। जहाँ पर इंटीगमेंट एब्सेंट है वो एरिया माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर पोल हो गया, जहाँ से पॉलन ट्यूब आएगी बेटा। उसके अपोजिट में चिलेजल पोल होता है। कौन सा पोल होता है? अंदर न्यूसिलस टिश्यू है, और न्यूसिलस से बनेगा एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है बेटा? तो अब हम लोग देखते हैं आगे का किस तरह से पार्ट यहाँ पर डिस्कस करना है बेटा। मे क्लियर दिस? यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर है ना? मीमांसा DRER क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। NCERT के टॉपिक्स को आप 1 by 1 मीमांसा DRER क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ी थी बेटा, ठीक उसी तरह से प्लांट्स में दूसरा स्पोर बनेगा अभी आपके सामने, जिसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर बनेगा बेटा। किस तरह से बनेगा? एक बार सब बच्चे दोबारा से प्रोसेस को देखें कि जो प्रोसेस हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस की है, दैट इज अबाउट ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू था वो न्यूसिलस है। कौन सा टिश्यू है? न्यूसिलस का कोई एक सेल बड़ा होके बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल। एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस बिकम लार्जर एंड कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। मे आई क्लियर दिस? और यही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन करेगा बेटा, है ना? ये भी MMC है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूसिलस है। अगर ये मियोसिस करेगा तो इससे 4 मेगास्पोर बनेंगे। हाउ मेनी मेगास्पोर आर फॉर्म्ड? 4, है ना? और इन 4 में बेटा अगर ये इन्वर्टेड ओव्यूल है तो 1 मेगास्पोर बचेगा और बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे, है ना? तो ये जो मेगास्पोर बचा, इसी का नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम है बेटा? यही आगे फंक्शन करेगा बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर इसको कहते हैं, है ना? और बाकी 3 डीजनरेट मेगास्पोर है। मे आई क्लियर दिस? मैं क्लियर दिस ना? क्लियर है ना? और यही फंक्शनल मेगास्पोर हेप्लॉइड है, मियोसिस के बाद बनाया, और यही आगे डेवलपमेंट करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं बेटा। तो इस तरह से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस है। मैं क्लियर? तो क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा कि अगर मुझे 100 मेगास्पोर बनाने हों, कितने मेगास्पोर बनाने हैं? 100। तो मुझे कितने मेगास्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ेगी? 100 मेगास्पोर बनाने हैं तो कितने मदर सेल की जरूरत है? नहीं सर, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए। 1 मेगास्पोर मदर सेल था, 4 बने, 1 फंक्शनल है, 3 डीजनरेट हो चुके हैं। तो 1 से कितना बना? 1 से कितना बना? 3 आर डीजनरेट ना, तो ओनली 1 इज देयर। 3 तो नष्ट हो चुके हैं ना, तो 4 कैसे गिनोगे? बने 4 थे लेकिन 3 तो आगे डीजनरेट हो चुके हैं। पूरी प्रोसेस देखिए। तो आपको कितने? 1 मेगास्पोर मदर सेल से 1 ही तो मेगास्पोर मिला। तो मुझे अगर 100 मेगास्पोर बनाने तो 100 मेगास्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बेटा? 100 मेगास्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू मेक 100 मेगास्पोर्स। मे क्लियर? बिकॉज 3 आर डीजनरेटेड। मेगास्पोरोजेनेसिस क्लियर है बेटा? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और जो फंक्शनल वाला है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है बच्चों के। इधर की तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, मतलब इधर की तरफ कहीं होगा। मे क्लियर दिस? फंक्शनल वाला। और ये वाले डीजनरेटिंग है। फंक्शनल मेगास्पोर इज लोकेटेड एट विच पार्ट? माइक्रोपाइलर एंड, लिखा हुआ है उन्होंने माइक्रोपाइलर रीजन। क्लियर है? माइक्रोपाइल की तरफ, चिलेजल एंड पे नहीं। चिलेजा उसका अपोजिट होता है ना।
चलिए, मीमांसा DRER क्लासेस में हम लोग अपनी बायो की तैयारी कर रहे हैं और इस बायो की तैयारी में हम लोग कहाँ तक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं बेटा? अच्छा देखिए, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट या किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, तो हम लोग इस बात को देखें कि अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही मेगास्पोर डिवाइड करेगा बेटा। 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से बच्चों कितने बनेंगे? 8। मैं क्लियर? 8 न्यूक्लियस। और जब 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो उनमें से आपको अरेंजमेंट कुछ ऐसा करना है कि 3 आपके एक साइड में हो जाएंगे, मैं क्लियर दिस, और 2 बीच में हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? है ना? तो इस तरह से लास्ट स्टेप में वॉल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वॉल फॉर्मेशन होता है। ऐसे वॉल्स बनती हैं बेटा। मैं क्लियर दिस, है ना? तो ये जो 3 है इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। एक तरफ बोलते हैं ना एंटीपोडल सेल, और 2 को सिनर्जिड सेल कहते हैं। कौन से सेल है? और ये एक एग सेल होती है बेटा, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। दिस इज क्लियर? और ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को 7 सेल्ड कैसा है? 8 न्यूक्लिएट। दिस वन इज क्लियर? 7 celled 8 nucleate structure of female gametophyte is clear in angiosperms? Is it clear ना? ये एक स्पोर से बना है तो इसी को मोनोस्पोरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये मोनोस्पोरिक है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है कि एक मेगास्पोर इन्वॉल्व है इसको बनाने में, तो इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। और ये 2 सिनर्जिट और 1 एक्सेल मिलाकर एग एपरेटस बनाता है। 3 सेल मिलाकर एग एपरेटस बनाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। क्लियर है बेटा? और चिलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल पड़े होंगे। Is it clear? साफ साफ लिखा हुआ है ना? There is characteristic distribution of cell within the embryo sac. 3 cells group together at micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergid cell and 1 egg cell. और जो सिनर्जिड सेल होती है उनमें खास थिकनिंग होती है बेटा, जिसको आप फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हो। क्या बोलते हो? एपरेटस। ये पॉलन ट्यूब जो आगे बाद में आएगी रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट को लेके, उसको गाइड करने का काम करती हैं। पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन बताना, गाइड करना कि उनको पॉलन किधर से आना है और किधर मेल गैमीट को रिलीज करना है बेटा। तो दैट इज ऑल्सो देखिए, ठीक है ना? synergid have special cellular thickening at micropylar region called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tube into synergid. synergid में pollen tube को गाइड करता है ना। गाइड का काम क्या है कि तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, गाइड यही सब तो बताता रहता है। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पर है वो गाइड करने का काम करेगा। जो पॉलन ट्यूब है उसको आएगी ना पॉलन ट्यूब अंदर रिप्रोडक्शन के लिए। मैं आई क्लियर दिस? अब हमारे पास नया टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सबने पढ़ा हुआ है, बायो का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। पॉलिनेशन इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना? जो हमारा एंथर होता है बेटा, वहाँ से पॉलिन जब मैच्योर हो जाता है तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं, पॉलिन ग्रेन्स हैं, जब वो डेसेंस के बाद रिलीज होते हैं तो उन परागकणों का स्टिग्मा पर जाकर लैंड करना, पहुँचना ही पॉलिनेशन है। ये पॉलिनेशन कई तरह से होता है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो हो सकता हो, पहली कंडीशन है कि पॉलन उसी फ्लावर के एंथर से निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर रहा है। तो एक ही फ्लावर है इसमें, पॉलन भी उसी फ्लावर का है और स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है। तो इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्लियर है बेटा? और इस ऑटोगैमी में इन दिस पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब ये भी मैंने बताया है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज rather rare. Orthogamy in such flower requires synchronous pollen release and stigma receptivity also. तो कह रहा है कि ऑटोगैमी बहुत रेयर है। ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसलिए रेयर है क्योंकि वो कह रहा है कि ऑटोगैमी होने के लिए दोनों का एक साथ मैच्योरेट होना जरूरी है। मैच्योरेशन का मतलब होगा कि जिस समय पॉलन ग्रेन वहाँ से निकले उसी समय एंथर स्टिग्मा तैयार उसको रिसीव करने के लिए बेटा। जबकि ज़्यादातर फ्लावर में ऐसा नहीं होता बेटा। अगर स्टिग्मा तैयार है पॉलन को लेने के लिए तो एंथर मैच्योर नहीं होता है पॉलन को रिलीज करने के लिए नॉर्मली। और अगर वहाँ पर पॉलन रेडी है निकलने के लिए तो स्टिग्मा रेडी नहीं होता बेटा। तो ये फ्लावर की मैकेनिज्म है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो बेटा। इज इट क्लियर? ऑटोगैमी ना हो।
यस। इसके बाद वो कह रहे हैं कि क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। सम प्लांट सच एज विलो सच एज वॉयला, वॉयला मतलब कॉमन पैंजी है बेटा, एक ऑक्जेलिस है और कोमेलिना। एक वॉयला है, एक कॉमन पैंजी जिसको कह रहे हैं, एक ऑक्जेलिस है, एक कोमेलिना। इन 3 प्लांट्स में उन्होंने बताया 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक चैज्मोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस। 2 तरह के फूल होते हैं, एक चैज्मोगैमस है, ये टॉपिक भी एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट है। 1 फ्लावर इज चैज्मोगैमस। कैसा है? एक फ्लावर आपका चैज्मोगैमस है और दूसरा क्लिस्टोगैमस है। चैज्मोगैमस ये ओपन फ्लावर है, जैसे नॉर्मल होता है खिला हुआ फूल बेटा, और दूसरा क्लिस्टोगैमस, कौन सा फूल? ये क्लोज्ड है। क्लिस्टोस मतलब होता है बंद, है ना। ये क्लोज्ड फ्लावर है, कली है, बड है बेटा, है ना। तो देखिए नीचे वाले जितने भी फ्लावर हैं वो सब क्लिस्टोगैमस है। देखिए आपको दिख रहे हैं क्लिस्टोगैमस वाले फूल, ये बंद है ना पूरे। तो जो खिले हुए नहीं है क्लिस्टोगैमस बंद है, उनमें तो ऑटोगैमी ही होगी। क्या होगी? क्योंकि ये खिले हुए नहीं है बेटा, और इनको कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत भी नहीं है बेटा। क्लियर है? क्लिस्टोगैमस अगर किसी में फ्लावर है, वो पूरी तरह से कली है, बंद है, बड है, तो उनको कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। इनमें ऑटोगैमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बंद है बेटा। तो इनमें सीड प्रोडक्शन होने का श्योर चांस है बेटा कि सीड यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन और फिर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। मैं क्लियर दिस? सीड प्रोडक्शन का चांस है, यही वो बता रहा है बेटा आपको। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सेट सीड फॉर्मेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, है ना। क्लिस्टोगैमस बंद वाले हैं बेटा। क्लिस्टोगैमस फॉल और इनवेरेबली ऑटोगैमस होते हैं ना, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यही चीजें तो बता रहा है। क्लियर है बेटा? और ये जो ओपन वाले हैं चैज्मोगैमस नॉर्मल फ्लावर, इनमें नॉर्मल पॉलिनेशन होगा, विच डू जो चैज्मोगैमस है नॉर्मल फ्लावर है, इनमें किसी भी तरह का पॉलिनेशन हो सकता है, चाहे वो ऑटोगैमस हो, चाहे जिटोनोगैमस हो, चाहे जीनोगैमस हो। क्लियर है बेटा? तो 2 तरह के फ्लावर किन किन प्लांट्स में हम लोगों ने सुने हैं? पहला कौन सा प्लांट है? नहीं, फ्लावर का नाम जिसमें 2 तरह के फूल होते हैं। वॉयला, क्या नाम है? दूसरा नाम है ऑक्जेलिस, और तीसरा है कोमेलिना। क्या नाम है? कोमेलिना। फिर से हम प्लांट का नाम याद करेंगे, वॉयला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। इनमें 2 तरह के फूल होते हैं, चैज्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम दूसरा हेडिंग अपनी पढ़ेंगे पॉलिनेशन की, दैट इज जिटोनोगैमी। कौन सी गैमी? तो जिटोनोगैमी को कौन बच्चा डिस्कस करके बताएगा क्या होता है जिटोनोगैमी बेटा? सर इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, मतलब जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में क्या होगा बेटा? प्लांट एक है, प्लांट इज 1, है ना। लेकिन इस प्लांट में 2 डिफरेंट फ्लावर हैं। मे आई क्लियर? है ना। तो जैसे तुम मान के चलो कि एक ही प्लांट में 2 फूल लगे हुए हैं, तो यहां से पॉलन निकला, है ना। तो अगर यहां से पॉलन ग्रेन निकला पहले वाले फ्लावर से, तो वो दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर लैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है बेटा? ठीक है ना। तो एक ही पेड़ में एक फूल लगे होते हैं, बहुत सारे बेटा, बहुत सारे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा कि एक फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन निकला वो दूसरे और तीसरे फूल जो उस पर लगे होंगे उस पेड़ पे, उसी के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर जाएगा। तो इसी को जिटोनोगैमी कहते हैं। बोलो बेटा। तो जिटोनोगैमी क्या है? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। मे क्लियर दैट? है ना। ऑल्दो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ये है तो एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है बेटा। वहां से वहां तक लाने में या तो एयर या इंसेक्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है बेटा? या तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की हेल्प से आएगा या एयर से आएगा बेटा, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। जेनेटिकली ऑटोगैमी है बेटा, क्योंकि दोनों का जीन तो सेम है, डीएनए तो सेम है ना। दोनों फूल एक ही के, तो जेनेटिकली तो ऑटोगैमी हुआ, इसमें जीन का कोई वेरिएशन नहीं है। तो जिटोनोगैमी में कुछ कैरेक्टर ऑटोगैमी के और कुछ जीनोगैमी के हैं, है ना। जीनोगैमी की क्या है? फंक्शनली फिजियोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमी है, क्योंकि डीएनए सेम है। पॉलन भी उसी प्लांट का है और स्टिग्मा भी उसी प्लांट का है, मेल फीमेल पार्ट। तो इट इज क्लियर।
अब जीनोगैमी क्या पढ़ेंगे? जीनो मतलब जीनोन एलिमेंट, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। जीनो मतलब होता है अजनबी, जीनो मतलब क्या होता है? अजनबी। तो जीनोगैमी स्ट्रिक्टली क्रॉस पॉलिनेशन है बेटा। इसमें क्या होगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशन डेवलप होगा बेटा, है ना। एक जगह पर जो गुलाब लगा हुआ है वहां से पॉलन निकलकर किसी दूसरी जगह पर जो दूसरा गुलाब का पेड़ लगा होगा उसके स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा बेटा। तो ये स्ट्रिक्टली क्रॉस पॉलिनेशन है जीनोगैमी। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत है और डीएनए का वेरिएशन भी आएगा बेटा, है ना। सुपीरियर कैरेक्टर भी डेवलप होंगे। मे आई क्लियर? पॉलिनेशन सबको क्लियर हो पा रहा है? ऑटोगैमी क्लियर है, जिटोनोगैमी क्लियर है, जीनोगैमी क्लियर हुई। तो जीनोगैमी में देखिए उन्होंने लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। आ गया ना डिफरेंट प्लांट। दिस इज ओनली अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आ जाएगा। मे आई क्लियर दिस? कोई जेनेटिकली डिफरेंट है। हाँ बेटा, डीएनए अलग अलग हो जाएगा ना। एक प्लांट का पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जा रहा है तो डीएनए में थोड़ा तो वेरिएशन आएगा ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है अभी एक ही प्लांट में हो रहा था ना सब कुछ। तो दिस वन इज क्लियर। अब देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स, हमारा अगला टॉपिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होगा? तो पॉलिनेशन एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। ये एबायोटिक एजेंट्स हैं। कैसे एजेंट्स हैं? एबायोटिक। और अगर एनिमल्स से हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है तो बायोटिक एजेंट है बेटा। तो दोनों से पॉलिनेशन होता है, एबायोटिक से भी और बायोटिक से भी। कौन सा ज्यादा कॉमन है? बायोटिक एजेंट्स। कौन से? बायोटिक। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बायोटिक एजेंट्स बेटा कॉमन है। और अगर एबायोटिक में कंपेयर करेंगे तो एयर कॉमन है। कौन सा कॉमन है? एयर बेटा। तो देखिए प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक एजेंट्स, विंड है, एयर है, वाटर है, और एक बायोटिक एजेंट एनिमल टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट, अभी अभी मैंने बताया, फॉर पॉलिनेशन। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। Pollen grains coming in contact with the stigma is just a chance factor in both wind and water pollination, है ना। चांस है to compensate for this uncertainty and associated loss of pollen grain। फ्लावर बहुत सारे pollen grains बनाता है ना, ताकि वो ओव्यूल तक इजीली पहुंच जाए। मैं क्लियर दैट? क्लियर है बेटा? अच्छा, एबायोटिक अगर पॉलिनेशन की पहली बात करें तो सबसे पहले उन्होंने बताया विंड पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन है। सबसे कॉमन कौन है? वाटर वाला या विंड वाला? विंड। हवा से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, विंड से हो रहा है, तो इसको टेक्निकली एनिमोफिलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। क्योंकि आपने फिजिक्स में एनिमोमीटर सुना होगा। एनिमोमीटर अपैरेटस होता है जिससे विंड की वेलोसिटी नापी जाती है बेटा। तो एनिमोफिलस इज द पॉलिनेशन बाय विंड बेटा, है ना। तो एयर से पॉलिनेशन होगा तो एनिमोफिलस कहते हैं बेटा। एयर से पॉलिनेशन होने के लिए पॉलन ग्रेन्स का कैरेक्टर कैसा होता है? लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तभी तो हवा में उड़ पाएंगे। नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते बेटा। वाटर करंट में इजीली ट्रांसपोर्ट होके जाएंगे। चिपचिपे होंगे तो पहले ही चिपक जाएंगे ना, फिर हवा से जा कहाँ पाएंगे बेटा। नॉन स्टिकी होते हैं। दूसरा, दे पजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, इनके स्टेमन में वेल एक्सपोज होते हैं। और फेदरी स्टिग्मा भी होता है बेटा, है ना, पंख वाला स्टिग्मा, ताकि वो पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर सके बेटा। क्लियर है? और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो ओवरीज होती हैं उसमें सिंगल ओव्यूल होता है ना ज़्यादातर। और बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ का क्वेश्चन देखिए आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा है बेटा, है ना। द टसल्स यू सीन इज नथिंग बट द स्टाइल एंड स्टिग्मा, है ना। ये भुट्टा बना हुआ है, जो तुम टसल्स देख रहे हो ये भुट्टा ही तो बना हुआ है। ये भुट्टे में स्टाइल और स्टिग्मा बनी हुई है। क्लियर है बेटा? ये जो स्टाइल और स्टिग्मा निकली हुई है भुट्टे में, इसका बेसिक पर्पस तो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करना है ना, ताकि पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर सके। विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर लेंगे कि नहीं स्मैश में बेटा। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन किस में कॉमन है? ग्रासेस में। वही सीरियल्स में, व्हीट में आ गया बेटा, मेज में। मैं क्लियर दैट? तो विंड से पॉलिनेशन सबसे कॉमन है एबायोटिक एजेंट्स में। विंड से होगा तो एनिमोफिलस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, एंथर वेल एक्सपोज होता है, स्टिग्मा फेदरी एक्सपोज है बेटा। क्लियर है? कॉर्न में जो हम लोग टसल्स देखते हैं वो स्टाइल और स्टिग्मा है, और वो ऐसा इसलिए है ताकि पॉलन को आसानी से अपने अंदर ट्रैप कर सके। और विंड पॉलिनेशन इज मेनली कॉमन इन ग्रासेस। कहाँ पर कॉमन है? ग्रासेस। मे क्लियर दैट विंड पॉलिनेशन। इसके बाद एबायोटिक में वाटर है। क्या है? हाइड्रोफिली वाटर के लिए कहते हैं, है ना। एनिमोफिलस के बाद हाइड्रोफिलस होता है वाटर से पॉलिनेशन। हाइड्रोफिलस
May I clear hydrophilus pollination? Water as a pollinating agent. May I clear this? Yes, sir. तो बेटा अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो कह रहा है कि वाटर से पॉलिनेशन रेयर है। वाटर से पॉलिनेशन कैसा है? बहुत कम है ना। केवल 30 जेनेरा हैं, 30 प्लांट्स हैं मोनोकॉट्स के ज़्यादातर जिनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। तो मे आई क्लियर दैट ओनली 30 प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। यस, तो वो कह रहा है कि वाटर का ज़्यादातर रोल लोअर प्लांट्स में होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी में मेल गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। और बाद में वो कह रहा है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के। वन इज वैलेसनेरिया, कौन सा प्लांट है? दूसरा हाइड्रिला है बेटा, ये दोनों फ्रेश वाटर प्लांट है। और एक सी ग्रास है, मैराइन प्लांट है, ज़ूस्टेरा। क्या नाम है? ज़ूस्टेरा। तो आपको हाइड्रोफिली किस में दिखाना है? वैलेसनेरिया। कौन सा प्लांट है? हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर वाले हैं बेटा, क्लियर है। और एक मैराइन सी ग्रास है, ज़ूस्टेरा, इनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ वाटर प्लांट्स में पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर ऊपर की ओर आ जाता है ना, और पानी में बहता हुआ पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा बेटा। और कुछ में पानी के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो वैलेसनेरिया में वो कह रहा है कि फीमेल फ्लावर टिप पर रीच करता है स्टॉक से, काफ़ी ऊपर आ जाता है बेटा डंडी बन के, और पॉलिन ग्रेन पानी से बहता हुआ इस प्लांट का पॉलिनेशन कर देगा। क्लियर है बेटा। इसके अलावा जो सी ग्रास है, ज़ूस्टेरा, जो आपने पढ़ा था, है ना, उसमें सबमर्ज्ड है, वो पानी में डूबा हुआ है और उसका पॉलिनेशन वहीं पर हो जाएगा। तो मे आई क्लियर दैट इन तीनों में। दूसरी चीज़ आपको ये भी यहाँ पर याद रखना एग्जाम्पल अपना कि जो वाटर में पॉलिनेशन होता है पॉलिन ग्रेन्स का, तो पॉलिन ग्रेन्स रिबन शेप्ड होते हैं, फीते जैसे होते हैं बेटा, और उनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग है। किसकी कोटिंग है? ताकि पानी में वो गलने ना पाए, पानी के डिके से बच जाए बेटा, प्रोटेक्शन हो जाए, वरना पानी में वो गल कर सड़ जाएंगे ना पॉलिन ग्रेन बेटा। तो उनके ऊपर म्यूकस की अगर जेली जैसी कोटिंग होगी तो पानी आसानी से उनके अंदर नहीं जाएगा और वो डैमेज नहीं होंगे बेटा। तो मैं क्लियर, देखिए लिखा हुआ है ना। पॉलिन ग्रेन इन सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे कैरी पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम आर stigma and achieve pollination. Water pollinated species pollen grain are protected from wetting by mucilage covering. It is clear? और दूसरी चीज़ है विंड और वाटर पॉलिनेशन। फ्लावर में ये कॉमन है कि उनमें पेटल्स का कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है, जो कलर होता है, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए होता है बेटा। यहाँ पर इंसेक्ट का कोई रोल नहीं है, तो इनमें कलरफुल पेटल्स की जरूरत नहीं है। किसी तरह का नेक्टर, खुशबू डेवलप करने की भी फूलों में जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी ने अगले पेज में दे दिया है कि जितने भी वाटर प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स? वाटर प्लांट बेटा। वो कह रहा है कि उनमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया वाटर लिली। कौन सा प्लांट? वन प्लांट इज वाटर लिली। आपको एग्जाम्पल याद रखना है वाटर लिली का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है वाटर लिली, है ना। और दूसरा वाटर लिली है एक, मैं क्लियर, वाटर लिली। और दूसरा एक है आइकॉर्निया, वाटर हाइसेंथ इसको कहते हैं हम लोग, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसेंथ है ना। ये दोनों हैं हाइड्रोफाइट, वाटर वाले प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा। मे आई क्लियर दिस? ये भी एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि किन प्लांट्स में वाटर से होगा और किस में नहीं होगा। तो वाटर से वैलेसनेरिया में होगा बच्चों, हाइड्रिला में होगा, सी ग्रास ज़ूस्टेरा में होगा, लेकिन जितने भी वाटर वाले प्लांट्स हैं सब में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता। जैसा कि आइकॉर्निया वाटर हाइकेंथ जिसको कह रहे हैं, जलकुंभी जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और दूसरा आपका सी लिली है। कौन सा प्लांट है? सी लिली या वाटर लिली, है ना। ये वाटर वाले प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें वाटर से कोई पॉलिनेशन नहीं होता। म्यूसिलेज कोटिंग होती है, रिबन शेप्ड होते हैं पॉलिन ग्रेन्स। मे आई क्लियर ऑल दिस? अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन बायोटिक है, जो एनिमल से होता है। किससे होता है? ज़ूफिली, जिसको हम लोग कहते हैं, ज़ू एनिमल को कहते हैं ना। तो ज़ूफिली हो जाएगा बेटा। एनिमल से अगर पॉलिनेशन होगा तो कौन सा वर्ड होगा? ज़ूफिली या ज़ूफिलस। मे आई क्लियर दैट? इसके बाद बेटा वो एनिमल्स में बात कर रहा है कि इंसेक्ट सबसे कॉमन है। कौन कॉमन है? इंसेक्ट, है ना। जो एनिमल्स हैं पॉलिनेशन के लिए, उसमें सबसे कॉमन कौन है? इंसेक्ट में भी सबसे कॉमन कौन है? हनी बी। कौन कॉमन है? हनी बी या बी जिसको कहते हो। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूलों का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा।
तो देखिए वो साफ साफ कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रेंज ऑफ एनिमल्स हैं, बीज हैं, हनी बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वास्प हैं, एंड्स हैं, मॉथ हैं। बर्ड्स में सनबर्ड है, हमिंग बर्ड है, चमगादड़ है, बैट है बेटा, है ना। एमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इंसेक्ट्स में बीज सबसे कॉमन है बेटा। आगे वो कह रहा है लार्ज एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, बंदर जैसे ल्यूमर्स होते हैं बेटा, एर्बोरियल पेड़ पे रहते हैं, ट्री डेवलर, रोडेंट्स चूहे, कुछ रेप्टाइल्स हैं, जिंको लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है, छिपकली, ये सब भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं बेटा। मे आई क्लियर। और फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड स्पीसीज आर एडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, है ना। यहाँ पर जो फ्लावर है उसमें एडेप्टेशन होता है उस इंसेक्ट एनिमल के अकॉर्डिंग। फ्लावर अपने अंदर चेंजेस करता है बेटा ताकि वो उस एनिमल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। आगे देखिए क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है फ्लावर में वो लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? फूल बड़े होते हैं बेटा, कलरफुल होते हैं, मैंने बताया था, फ्रेगनेंट उसमें स्मेल होती है, नेक्टर होता है बेटा। और अगर फ्लावर छोटे होंगे, मान लो इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो क्लस्टर में होकर इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे, झुंड बना देंगे बेटा, ताकि कीड़ा आसानी से उनका परागण कर सके बेटा। मे आई क्लियर दिस। और एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस होता है, बार बार बताया जा रहा है। देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, है ना। मक्खियाँ और बीटल्स जो है वो फाउल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, है ना। ये फाउल ओडर प्रोड्यूस करते हैं। फाउल ओडर मतलब बदबू होता है बेटा। ये फाउल ओडर प्रोड्यूस करते हैं और इनके द्वारा जो फाउल ओडर प्रोड्यूस की जाती है बेटा, है ना, वही फाउल ओडर जो है वो अट्रैक्ट करती है बेटा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव प्रोवाइडेड रिवार्ड टू एनिमल, नेक्टर एंड पॉलन रिवार्ड है बेटा। वहाँ पर आते रहे इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, तो फ्लावर उसको रिवार्ड में क्या देखता है? नेक्टर और पॉलन देता है कि नहीं देता बेटा? क्लियर है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि द बॉडी ऑफ एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स, है ना, स्टिकी होते हैं। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन द बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इट ब्रिंग आउट पॉलिनेशन। इसके बाद वो कह रहा है इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। कुछ में क्या होता है कि इंसेक्ट अपने अंडे देने के लिए फ्लावर के प्लेस को यूज़ करता है। जैसे टॉलेस्ट फ्लावर, सबसे ऊंचा फ्लावर जो 6 फीट लंबा है बेटा, उसका नाम है एमॉर्फोफाइलस। क्या नाम है? है ना। और एमॉर्फोफाइलस फ्लावर में वो कह रहा है कि फ्लावर इतना लंबा होता है कि वहाँ पर जो कीड़ा पॉलिनेशन के लिए जाता है वहीं पर अंडे दे देता है, क्योंकि उसको सेफ प्लेस लगता है कि यहाँ पर अंडे और लार्वा आसानी से डेवलप हो सकते हैं बेटा। दूसरा एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ऐसी ही तरह की रिलेशनशिप पाई जाती है एक मॉथ पतंगे में और एक प्लांट है यूका। क्या नाम है? यूका, YUCCA, ठीक है ना। और मॉथ, दोनों का इंटीमेट रिलेशन है बेटा, है ना। किस तरह का रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, साफ साफ उन्होंने बताया है। और किस तरह से पूरी नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मॉथ नहीं होगा, कीड़ा नहीं होगा, तो जो यूका प्लांट है YUCCA उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और अगर फ्लावर नहीं होगा तो जो इंसेक्ट है ना वो अंडे दे पाएगा ना उसके लार्वा बन पाएंगे मॉथ के। तो दोनों में म्यूचुअलिज्म हो गई ना, एक जाएगा तो दूसरा भी चला जाएगा। को एक्सटेंशन है, इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसको, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट ईच अदर द मॉथ डिपॉजिट इज एग इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी। ओवरी में जो चैम्बर होता है वहीं पर अंडे देते हैं एंड गेट पॉलिनेटेड, है ना, वहीं पर उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ना बेटा, है ना। एमॉर्फोफिलस एक फ्लावर था और एक यूका फ्लावर है ना। दोनों में पॉलिनेशन के साथ साथ इंसेक्ट को एक फायदा मिल रहा है अंडे देने का। इज इट क्लियर? सेफ प्लेस है, दुनिया में बहुत सारी जगह है लेकिन असुरक्षित है, अंडे नष्ट होने के चांस होते हैं। तो इंसेक्ट सुटेबल प्लेस ढूंढता है ताकि वो वहाँ पर सुटेबली एग प्रोड्यूस कर सके। अगला टॉपिक हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है बेटा? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो आउट ब्रीडिंग में क्या होता है बेटा कि प्लांट जो है वो इन ब्रीडिंग को प्रमोट नहीं करता बेटा, है ना। क्योंकि इन ब्रीडिंग मतलब अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगा, अगर फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगा तो फ्लावर में कोई सुपीरियर कैरेक्टर या डीएनए में चेंजेस या वेरिएशन डेवलप नहीं होगा और आएगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? तो देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हैं, है ना, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हैं, है ना, उनमें अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ बार बार, है ना, एक बार हुआ, दोबारा, तिबारा, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि सुपीरियर कैरेक्टर का लॉस हो जाएगा, फिर सुपीरियर कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो फ्लावर कोई ऐसी डिवाइस यूज करेगा
जिससे उसमें इनब्रीडिंग ना हो और क्या हो, आउटब्रीडिंग डिवाइस हो बेटा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है, देखिए इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिनकॉर्माइज्ड। ज़्यादातर प्लांट स्पीसीज में जो पॉलन का रिलीज होना है और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी रिसीव करना वो सिनकॉर्माइज मतलब साथ साथ नहीं होता है। मान लो एक फ्लावर है, उसमें एंथर तैयार है पॉलन को रिलीज करने के लिए, एंथर इज रेडी, लेकिन स्टिग्मा भी लैंडिंग के लिए रेडी नहीं है। दूसरे में स्टिग्मा रेडी है लैंडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी एंथर रेडी नहीं है पॉलन बनाने के लिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो जाएगा ना। इनब्रीडिंग कहाँ होगी, फिर आउटब्रीडिंग ही तो होगी। यही तो पहला रीजन बताया गया है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन। दूसरी स्पीसीज हो सकती है कि एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग हो, स्टिग्मा काफ़ी नीचे और एंथर काफ़ी ऊपर है। आप देखिए पोजीशन में अंतर है ना, एक काफ़ी ऊपर एक काफ़ी नीचे। हो सकता हो ये नीचे हो जाए वो ऊपर हो जाए, तो भी इनब्रीडिंग नहीं होगी बेटा, आउटब्रीडिंग हो जाएगी। पोजीशन में डिफरेंस हो गया, मैच्योरिटी में अलग अलग हो गया। मैं क्लियर दिस। तीसरा उन्होंने बताया बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी। इन दोनों में क्या प्रिवेंट हो सकता है, ऑटोगैमी। दोनों में ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी बेटा। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या बेटा, जेनेटिक बेसिस है बेटा। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि डिस्टेंस भी बराबर है, मैच्योरेशन भी सेम है, लेकिन उनकी मैचिंग नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये वाला पॉलन मुझे पसंद नहीं है, स्टिग्मा कह रहा है, या पॉलन कह रहा है कि मुझे ये वाला स्टिग्मा लाइक नहीं है बेटा। तो ये जेनेटिक बेसिस है, डीएनए में थोड़ा चेंज है बेटा, जिसके कारण वो एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहा है बेटा। तो जेनेटिक बेसिस के लिए सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी हो गया बेटा, है ना। इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब नॉन मैचिंग, सेल्फ मतलब अपने आप नॉन मैचिंग है, तो फिर वो वहाँ जाएंगे नहीं बेटा, है ना। क्लियर है। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मे आई क्लियर दैट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग, है ना, pollen grain or pollen tube to the pistil, another device of to prevent self pollination the production of unisexual flower। कैसे फ्लावर बेटा, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए। तो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। कैस्टर और मेज मोनोशियस होते हैं बेटा, उनमें एक ही पेड़ पर मेल और फीमेल फ्लावर डेवलप होता है बेटा, बोलो। तो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, यहाँ पर क्या रुक जाएगा, ऑटोगैमी। लेकिन बेटा दोनों फ्लावर एक ही पेड़ पर हैं, मेल और फीमेल, तो जिटोनोगैमी तो हो सकती है ना, बोलो बेटा, क्योंकि दोनों फ्लावर जो मेल फीमेल है वो एक ही पेड़ पर हैं, तो ऑटोगैमी तो तुम रोक दोगे, लेकिन क्या हो जाएगी, जिटोनोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पपाया है। कौन सा प्लांट है, पपाया। पपाया में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और डायोसी है। डायोसी मतलब डायोशियस प्लांट है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है बेटा। तो अगर प्लांट डायोशियस है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी भी नहीं होगी और जिटोनोगैमी भी नहीं होगी बेटा, क्योंकि डिफरेंट प्लांट है ना। जो मेल प्लांट है वहां से जो मेल फ्लावर का पॉलन निकलेगा वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा ना, दूसरे प्लांट पर जो फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, तो ऑटोगैमी भी नहीं हो पाएगी और जिटोनोगैमी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ जिसमें फीमेल फ्लावर लगा होता है उसी पे पपीते के फ्रूट डेवलप होते हैं बेटा, और जिसमें मेल फ्लावर लगा होता है जहाँ से पॉलन निकलता है उस पर पपीते के फ्रूट डेवलप नहीं होते। देखें ऐसे किसी ने, कुछ पपीते के पेड़ में फ्रूट्स नहीं निकलते हैं ना, हाँ, तो दैट आर मेल प्लांट। वो मेल प्लांट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि उसमें फीमेल फ्लावर ही नहीं है, ओवरी ही नहीं है, तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एवरी पपाया प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो आंसर व्हाट इज करेक्ट आंसर, बिकॉज पपाया, हाँ नहीं, बिकॉज पपाया इज डायोशियस, मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट एंड ओनली द फीमेल प्लांट हैव ओवरी दैट प्रोड्यूस द फ्रूट्स and male plant do not have ovary, do not have gynoecium pistil, so it don't develop fruits. The correct answer is that. Is it clear? May I clear? Now pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction is nothing बेटा, वो डायलॉग डिलीवरी होती है केमिकल से बेटा। पॉलन जब स्टिग्मा पर आकर लैंड करेगा तो दोनों के बीच केमिकल इंटरेक्शन होगा, मैचिंग देखी जाएगी, कॉम्पैटिबिलिटी देखी जाएगी कि दोनों सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है। मतलब पॉलन ग्रेन कह रहा है मैं भी हिबिस्कस का हूँ, स्टिग्मा कह रहा है मैं भी हिबिस्कस का हूँ, तब तो मैचिंग है बेटा। अगर पॉलन कह रहा है मैं रोज का हूँ, स्टिग्मा कह रहा है मैं हिबिस्कस का हूँ, तो इनकॉम्पैटिबल हो गया ना, नॉन मैचिंग हो गया बेटा। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा, कॉम्पैटिबिलिटी मैचिंग देखी जाएगी कि वो सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है। अगर वो सेम स्पीसीज के होंगे तो यहाँ पर उनसे जो पॉलन ट्यूब बनेगी बेटा, कौन सी ट्यूब बनेगी, और वो स्टाइल से होती हुई नीचे की ओर जाएगी ओव्यूल के अंदर बेटा।
और अगर 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन हुआ है तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स भी बनाएगी बेटा। यस सर। और जब पोर से पॉलन ट्यूब डेवलप होकर वहाँ पर जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं क्लियर दिस? यहाँ पर सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? यस। देखिए आप ध्यान से देखिए, पॉलन ट्यूब आ रही है और यही पॉलन ट्यूब देखिए 2 मेल गैमीट्स को ला रही है। किसी को दिख रहा है बेटा? यस सर। है ना? और यही फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने बताया था गाइडिंग का काम करता है बेटा। और देखिए 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं बेटा? बच्चों को दिख रहे हैं, है ना? तो 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हो। देखिए पॉलन ट्यूब यहाँ पर जर्मिनेट करके नीचे स्टेल से होती हुई आ रही है माइक्रोपाइलर एंड से। ये बात सबको क्लियर है आई थिंक? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। क्लियर है बेटा? तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर है। इसमें एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? कौन बच्चा डिस्कस करेगा? मान लीजिए हम आर्टिफिशियल जो पॉलिन बैंक आपने पढ़ा था वहाँ से हम पॉलिन ग्रेन को लाकर अगर फ्लावर में पॉलिनेशन करवाना चाहें आर्टिफिशियली, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? जब फ्लावर बड कंडीशन में होगा, बड कंडीशन में होगा, है ना, तो बड कंडीशन में ही आपको उसके एंथर को पहले से काटना पड़ेगा, क्योंकि एंथर से वरना पॉलिन ग्रेन निकल के पहले ही पॉलिनेशन कर देंगे ना बेटा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को पहले से कट करना कहलाता है इमैस्कुलेशन। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। इमैस्कुलेशन इज नथिंग बट कटिंग ऑफ एंथर बिफोर द मैच्योरिटी। तो पॉलिन यहाँ पर करेगा नहीं। दूसरी चीज़, हम एक उसका बटर पेपर का एक पेपर बैग बनाएंगे बेटा, बैगिंग करेंगे और उस पेपर बैग से को कवर कर देंगे ना फीमेल पार्ट को, ताकि यहाँ अनवांटेड पॉलिन ना पाए बेटा। द स्टेप इज कॉल्ड बैगिंग, द स्टेप इज कॉल्ड बैगिंग। पेपर बैग बना के उसको कवर करना है स्टिग्मा को। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के 2 स्टेप हैं, वन इज इमैस्कुलेशन, सेकेंड वन इज बैगिंग। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर in the bud condition. What is bagging? Bagging is making a paper bag to cover the stigma to prevent it from unwanted pollen. और फिर रीबैगिंग, आपको दोबारा बैग हटाना है बेटा, और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आपका लैब में रखा है उसी पॉलन ग्रेन को आप यहाँ पर लाएंगे और डस्टिंग कर देंगे बेटा। मैं क्लियर दिस? है ना? अगर फीमेल फ्लावर है, पहले से ही फीमेल फ्लावर है बेटा, है ना, तो उसमें मेल पार्ट है ही नहीं, तो आपको इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। फीमेल फ्लावर में तो केवल बैगिंग करनी पड़ेगी ना आपको। क्लियर है बेटा? प्रोटेक्शन करने के लिए कोई अनवांटेड पॉलन ना उड़ के आ जाए, उसमें इमैस्कुलेशन की कोई नीड नहीं है क्योंकि फीमेल फ्लावर है ना। इज इट क्लियर? देखिए लिखा हुआ है ना, इफ द फीमेल फ्लावर parent produce unisexual flower there is no need for emasculation. That is written ना, emasculation is mainly for bisexual flower. मैं क्लियर दैट? जिसमें एंथर काट रहे थे, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है ना, फीमेल फ्लावर है, फीमेल प्लांट पर है, तो उसमें एंथर है ही नहीं, तो हम कट क्या करोगे तुम जाकर? एंथर नहीं काट रहे हो, इसका मतलब इमैस्कुलेशन नहीं कर रहे हो। मैं क्लियर? समझ आ रही है एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है? चलो, तो अब हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सारा जितना था एनसीईआरटी का वो लाइन बाय लाइन हम लोग ने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक किसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? मीमांसा DRER क्लासेस में इस तरह से हमको वीडियो लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो सके टॉपिक का, और हम फ्री टाइम में इन वीडियोस को देख सकें ताकि हम इनहेंस हों टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है। क्या किसी को मालूम है ये केवल एंजियोस्पर्म का फीचर है? डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे, न्यूट्रेटिव होते हैं बेटा, है ना। और डबल फर्टिलाइजेशन में आपको ये मालूम है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर पहले से थे। मैं क्लियर? सिनर्जिड सेल भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे बेटा, है ना। और यहाँ पर एक एग सेल है, किसी को ऐसा पता है ना? एग न्यूक्लियस है। अब पॉलन ट्यूब कितने मेल गैमीट्स यहाँ पर ला रही थी? एनीवन आंसर बेटा? 2 मेल गैमीट्स। पॉलन ट्यूब ने 2 मेल गैमीट्स रिलीज किए हुए थे ना, तो एक मेल गैमीट तो एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट बना देगा। कौन सा स्ट्रक्चर बना देगा? मैं क्लियर दिस जाइगोट, है ना। और दूसरा जो मेल गैमीट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा बेटा और पेन बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी प्रोसेस को तो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। मैं क्लियर दैट? ट्रिपल फ्यूजन और मेल फीमेल गैमीट का मिलना सिनगैमी है बेटा। तो 2 स्टेप है ना, डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी हुई मेल फीमेल गैमीट के फ्यूज होने से, और ट्रिपल फ्यूजन हुआ बेटा। दोनों प्रोसेस को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैं क्लियर दिस? किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद देखें बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है जो नावास्चीन ने डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम नावास्चीन है बेटा। और डबल फर्टिलाइजेशन में आपको जाइगोट बन चुका है। क्या बन चुका है?
सिंगैमी से डिप्लॉयड है बेटा, और एक बन चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉयड है। मैं क्लियर दिस? आगे एनसीईआरटी कह रही है कि यही जाइगोट डिवाइड और डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा बेटा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के एंडोस्पर्म नाम का स्ट्रक्चर बनेगा। ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनेगा? एंडोस्पर्म भी बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा। क्या चीज़ पहले बनेगा? पहले बनेगा एंडोस्पर्म। क्यों? व्हाट इज द बेसिक रीजन? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। हाँ, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन देने के लिए बनता है बेटा। तो यही सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो एंडोस्पर्म पहले बनेगा बेटा, और जो एंडोस्पर्म हमारा यहाँ पर बनता है बेटा प्लांट्स में, है ना, एनसीईआरटी ने एंडोस्पर्म का डायग्राम नहीं दे रखा है। जो पेन वाला न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड करेगा बेटा, तो उसके डिवीजन से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। मैं क्लियर दिस? है ना। और फिर अगर कोकोनट का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी ने शो किया हुआ है, तो कोकोनट का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में कुछ पार्ट्स में फिर सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं क्लियर? तो अगर कुछ पार्ट्स में फटाफट सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा, तो एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा सेलुलर है, कुछ हिस्सा कैसा है, और कुछ हिस्सा क्या अभी भी फ्री न्यूक्लियर है। मैं क्लियर दिस? तो व्हाट इज दिस? सेलुलर एंडोस्पर्म। कैसा एंडोस्पर्म? और ये वाला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। तो दोनों एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? कोकोनट। किस में? कोकोनट। और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज नथिंग बट कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर। जो नारियल पानी है, क्या वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है? एनीवन आंसर? और जो वाइट कर्नल खाते हैं गरी, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। मैं क्लियर दिस? एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, 3 है ना बेटा, ट्रिप्लॉइड है, पेन से डेवलप हुआ बेटा। और यही एंडोस्पर्म न्यूट्रेटिव टिश्यू है। इसका 2 कॉन्सेप्ट है कि कुछ प्लांट्स में जब एम्ब्रियो बनेगा तो पूरा एंडोस्पर्म खर्च हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, बचेगा नहीं। और कुछ प्लांट्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, है ना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कुछ पार्ट यूज हो गया और कुछ बचा रह जाएगा बेटा। तभी तो सीड 2 तरह के हो जाएंगे, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। जिनमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा वो एल्ब्यूमिनस है, जिनमें नहीं बचेगा वो नॉन एल्ब्यूमिनस है। देखिए उन्होंने लिखा है कंप्लीटली कंज्यूम्ड किस में हो गया? पी ग्राउंडनट और बीन्स किस में खर्च हो गया? क्लियर है? और किस में बचा हुआ रह गया बेटा? कैस्टर है, पीज है, बीन्स है, ग्राउंडनट है। बताया गया था आपको। इज इट क्लियर? ऑल पार्ट क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? अब टॉपिक समझ में आ रहा है कि क्या था पूरा? एनी प्रॉब्लम? चलिए, एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद हमारा एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, तो एम्ब्रियो किससे बनेगा? पेन से बनेगा या जाइगोट से? जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, तो एम्ब्रियो भी उसी तरफ बनेगा, है ना। ये जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करेगा, डिप्लॉयड सेल है, ठीक है ना। तो जाइगोट के डिवीजन कैसे होते हैं? 1 से 2 सेल बनेगी, है ना। और 2 सेल में से एक सेल ऐसे इलोंगेट करके सस्पेंसर बनाएगी, है ना। और दूसरा सेल डिवाइड करके सबसे पहले ग्लोब्यूलर स्टेज, कौन सी स्टेज? इसके बाद आपने पढ़ी होगी हार्ट शेप्ड स्टेज बनती है बेटा, बनती है ना हार्ट शेप्ड स्टेज। और इसके बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, दैट इज मैच्योर एम्ब्रियो ना। और जो मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा पूरा, है ना, मैच्योर एम्ब्रियो, उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलावा हाउ मेनी कॉटिलीडन्स? 2 कॉटिलीडन है डाइकॉट प्लांट में, है ना। तो अगर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और 2 कॉटिलीडन्स हैं, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलीडन के ऊपर है वो एपिकॉटिल, जो नीचे है वो हाइपोकॉटिल। पढ़ा है ना? एपिकॉटिल मतलब प्लेम्यूल, और हाइपोकॉटिल मतलब रेडिकल। रूट बनेगी बेटा, अंकुर, और प्लेम्यूल से शूट बनेगा। इज इट क्लियर? यही सब तो लिखा हुआ है। तो इस मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो हम लोग ने देखा था बेटा, उसमें हमने साफ साफ देखा हुआ था कि ये कॉटिलीडन्स वाला पार्ट है। क्लियर है? ये देखिए प्लेम्यूल आपको दिख रहा है, ये रेडिकल दिख रहा है पूरा। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप था बेटा। मे आई क्लियर? मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो, है ना। इसके बाद देखिए मोनोकॉट का एम्ब्रियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रासेस का, जो कि मैंने डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया था कि मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, जो नीट के एग्जाम में आ चुका है पहले भी और अभी भी आ सकता है। तो इस मोनोकॉट एम्ब्रियो को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो सिंगल कॉटिलीडन है उसको स्कॉटुलम कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं?
और जो रिड्यूस्ड कॉटिलीडन है दूसरा वाला, उसको इपीब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या पार्ट होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर के हिस्से को प्लेम्यूल या शूट एपेक्स कहते हैं, नीचे को रेडिकल क्या बोलते हैं? रेडिकल को कवर करने के लिए कौन सी कैप? रूट कैप। और शूट एपेक्स को कवर करने के लिए जो कवरिंग है उसको कोलियोप्टाइल क्या बोलते हैं? और रूट को कवर करने के लिए, रेडिकल को कवर करने के लिए कोलोराइजा। कौन सी कवरिंग? बताया था ना कोलोराइजा बेटा। तो ये ग्रासेस का एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है। ग्रासेस में जो सिंगल कॉटिलीडन है वो इक्विवेलेंट है स्कॉटुलम के। दैट इज क्लियर है ना। ग्रासेस में एम्ब्रियो कुछ अलग तरह का था। सीड है बेटा, सीड के बारे में उन्होंने बताया, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज ओव्यूल बेटा। सीड बाहर की ओर जैकेट पहनता है या सीड कोट होती है? सीड कोट होती है। सीड कोट के बाद अंदर एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो में वही एम्ब्रियोनल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एंड कॉटिलीडन्स हो जाएंगे। बोलो बेटा, कॉटिलीडन्स हो जाएंगे ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और प्लेम्यूल हो जाएगा। यही तो पढ़ा है। सीड के ऊपर सीड कोट है, कॉटिलीडन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस है। बोलो, कॉटिलीडन्स थिक और सोलन होते हैं जिनमें रिजर्व फूड हो सकता है लेग्यूम्स में जैसे। अब सीड दो तरह के हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। आंसर बताओ बेटा। नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब है सारा एंडोस्पर्म खर्च हो चुका है। जो मैच्योर सीड है उसमें कोई एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं है। इसको कैसे याद करना है? पीजी किसके लिए? बॉयज के लिए बेटा। पी ग्राउंडनट और बीन्स, यही तो लिखे, पी ग्राउंडनट और बीन्स। एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म बचा रहता है बेटा। बचा है तो हम लोग फूड खाएंगे तो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। मैंने बताया था ना। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था? सी स्क्वायर, सी क्यूब बल्कि। तो एक सी कैस्टर हो गया, एक सी कोकोनट हो गया और एक में सी सीरियल्स आ गए। सारे अनाज आ गए बेटा। अनाज में कौन कौन सा आ गया आपका? व्हीट, मेज, बार्ली। क्लियर है? सीरियल्स है ना, अनाज है सब। इसके बाद वो कह रहा है एक वर्ड है पेरिस्पर्म। कौन सा वर्ड है? पेरिस्पर्म क्या होता है? कुछ प्लांट्स है नेचर में जिसमें जो न्यूसिलस है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। न्यूसिलस का कुछ टिश्यू बचा रह जाता है बेटा, है ना। जब फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, सीड बन जाएगा, तो रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस, है ना, न्यूसिलस का जो बचा हुआ टिश्यू है वही कहलाता है पेरिस्पर्म। क्या कहलाता है? परसिस्टेंट न्यूसिलस है जो बचा रह जाता है बेटा, रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस है। और ये ज़्यादातर एग्जाम्पल है इसका ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट रूट, है ना। ब्लैक पेपर और बीट रूट ये पढ़ाया गया आपको। पेरिस्पर्म इन्हीं में पाया जाता है, रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस है। दिस इज क्लियर है ना। दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि जो सीड है वो डॉर्मेंसी शो करते हैं बहुत सारे प्लांट्स की। डॉर्मेंसी का मतलब है कि वो जर्मिनेट नॉर्मली नहीं होंगे अगर उनको आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी, सुटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। और बीजों का अंकुरित ना होना, जर्मिनेट ना कर पाना सीड डॉर्मेंसी कहलाता है। और इसी डॉर्मेंसी के कारण हम सीड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं बेटा। डॉर्मेंसी ब्रेक हो सकती है अगर आप सुटेबल कंडीशन देंगे तो वही सीड फिर जर्मिनेट करके नया पेड़ बना सकता है। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। और यही सीड जब मैच्योर हो जाते हैं तो ओवरी आगे चल के फ्रूट बना देती है। क्या बना देती है बेटा? फ्रूट। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी की वॉल को, है ना, फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ फ्रूट्स। जो फल होता है छिलका फल का, उसकी कवरिंग को पेरिकार्प कहते हो कि नहीं कहते हो? मे आई क्लियर पेरिकार्प? पेरिकार्प में कोई कंफ्यूजन? व्हाट इज पेरिकार्प? फ्रूट वॉल, है ना, फ्रूट की कवरिंग है पेरिकार्प। अच्छा, इसके बाद देखिए वो कह रहा है कि जो पेरिकार्प है वो कुछ प्लांट्स में फ्लैशी होती है, गूदेदार होती है बेटा, है ना। जैसे गुआवा है, ऑरेंजेस है, मैंगो है। और कुछ में सूखी होती है, ड्राई पेरिकार्प होती है, जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड है। इज इट क्लियर? है ना। अब वो कह रहा है जो फ्रूट्स हैं प्लांट्स में वो दो प्रकार के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट, एक ट्रू फ्रूट बेटा। व्हाट इज फॉल्स फ्रूट बेटा? ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होते हैं। जैसे आपका मैंगो है ना, जामुन है, टमाटर है, ये सब ट्रू फ्रूट हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ओवरी से डेवलप होते हैं। मैं क्लियर दिस? और फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट हैं जो ओवरी के अलावा फ्लावर के कोई दूसरा पार्ट भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट बनाने में, तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ज़्यादातर ओवरी के अलावा थैलमस जो है वो इन्वॉल्व होता है। फॉल्स फ्रूट में एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैजू है बेटा, इनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं क्योंकि इसमें ओवरी के अलावा फ्लावर का थैलमस भी इन्वॉल्व हो रहा है ना ऐसे फ्रूट्स को बनाने में। इज इट क्लियर? है ना। इसके बाद देखिए ये बना हुआ है, देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना। तो स्ट्रॉबेरी है ना, इसमें थैलमस इन्वॉल्व है फ्रूट को बनाने में। एप्पल में भी थैलमस इन्वॉल्व है फ्रूट को बनाने में, दिख रहा है बच्चों?
फ्रूट दिख रहा है इन दोनों का आपको? कोई कंफ्यूजन इन दोनों में नहीं। ये देखिए मेज का सीड बना हुआ है, मेज के सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ है, एल्ब्यूमिनस सीड है, दिख रहा है सबको? ठीक है ना। और ये पूरा मोनोकॉट एम्ब्रियो है, देखिए कोलोराइजा दिख रहा है, कोलियोप्टाइल दिख रहा है, प्लीम्यूल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, दिख रहा है ना। स्कॉटुलम इधर है, एक कॉटिलीडन के बराबर, है ना। ये वाला कैस्टर का सीड है, ठीक है ना, डाइकॉट प्लांट है, उसके भी सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये बीन्स है ना, सेम है। तो इसके बाद एक और वर्ड है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कैसे होते हैं? सीडलेस फ्रूट्स होते हैं बेटा, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ये फ्रूट बन रहे हैं तो सीडलेस फ्रूट्स है बेटा। नेचुरली पार्थिनोकार्पी बनाना में पाई जाती है, अपने आप होती है, लेकिन हम प्लांट हार्मोन्स को अप्लाई करके केमिकल्स की हेल्प से पार्थिनोकार्पी को आर्टिफिशियली भी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं, सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन। दैट इज क्लियर? बोलो। सीड का एडवांटेज है बेटा, सीड का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि डिस्पर्सल में स्पीसीज के हेल्प करते हैं बेटा। सीड के माध्यम से ही पेड़ एक जगह से दूसरी तीसरी जगह बोया जाएगा बेटा। अगर प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रह जाएंगे, फिर उनको हर जगह बो पाना पॉसिबल नहीं है बेटा। दूसरा एडाप्टेशन है कि सीड में रिजर्व फूड होता है बेटा, है ना, कॉटलीडन होते हैं तो वो नरिशमेंट देगा नए प्लांट को डेवलप होने में। सीड में सीड कोट होती है तो प्रोटेक्शन का काम करती है एम्ब्रियो के, और सीड दो डिफरेंट प्लांट को मिक्स होकर बनता है तो वेरिएशन भी डेवलप होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी डेवलप होता है बेटा। एग्रीकल्चर में डिहाइड्रेशन की प्रॉपर्टी है, सीड सूख जाते हैं बेटा और उनमें डोरमेंसी होती है, तभी तो उनको लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं बेटा। बोलो। और वही सीड हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और समय आने पर एग्रीकल्चर बोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी प्रॉपर्टी, है ना। और दो प्लांट से एक प्लांट है ल्यूपिनस आर्टिकस। क्या नाम है? ल्यूपिनस आर्टिकस। इनको देखा गया है कि इनके सीड 10,000 सालों तक भी डोरमेंसी शो करते रहे बेटा। और ल्यूपिनस आर्टिकस टुंड्रा रीजन में होता है जहाँ ठंड होती है बेटा, और 10,000 साल डोरमेंसी करता रहा, सीड इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहा, और उसके बाद जब इसको बोया गया तो इससे फिर नया पेड़ बन गया बेटा। वाइबल थे, सीड खराब नहीं हुए थे। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके अलावा डेट पाम एक खजूर है बेटा, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। इनके सीड की डोरमेंसी 2000 साल तक थी केवल। कितने साल? 2000 साल। ये सीड भी मरे नहीं थे और इनसे भी नया प्लांट बन गया था। मे आई क्लियर दिस? इसके बाद हमारा टॉपिक है छोटा सा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब, एपो मतलब होता है विदाउट, बिना, और मिक्सिंग मतलब मिलना, मतलब सिनगैमी नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर प्लांट में सीड बनेगा तो ऐसे सीड को एपोमिटिक सीड्स कहते हैं बेटा, और फिनोमिना को एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर है बेटा? और एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्लांट्स में होती है बेटा। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाएगा, है ना, एज सच सीड्स बन जाएंगे, उनमें कोई कैरेक्टर का वेरिएशन नहीं होगा बेटा। एपोमिक्सिस कॉमन है ग्रासेस में, किसमें कॉमन है? और एस्टेरेसी फैमिली बताया था ना, जिसमें गुलदाउदी, डायलिया वगैरह आता है, सनफ्लावर, है ना, इनमें एपोमिक्सिस पाई जाती है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा पॉली एम्ब्रियोनी लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसमें एक से अधिक एम्ब्रियो बनेंगे सीड के अंदर बेटा, जो संतरे और सिट्रस नींबू में पाई जाती है बेटा। मैंगो और सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी होती है ना, है ना, एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं। हम लोग ने पढ़ा है बेटा पॉली एम्ब्रियोनी, पढ़ा है ना पॉली एम्ब्रियोनी। और ये हाइब्रिड वैरायटी जो सीड्स की है उसके लिए एपोमिक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए एपोमिक्सिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए हाइब्रिड वैरायटी किसी भी प्लांट की बनाई गई दो डिफरेंट प्लांट को क्रॉस करके, अब एपोमिक्सिस में कोई फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं बेटा, तो सीड एज इट इज जो करेक्टर तुमने बनाया वो मेंटेन रहेगा ना। तो अगर तुमने कोई अच्छा करेक्टर बनाया है तो वो करेक्टर तुमको कई सालों तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा एपोमिक्सिस से। एपोमिटिक सीड की वैल्यू है बेटा। और अगर वो मान लो फर्टिलाइजेशन कर जाता तो उसका उसमें करेक्टर बदल जाता बेटा, फिर तुम जो करेक्टर चाह रहे थे वो करेक्टर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो एपोमिटिक सीड्स हाइब्रिड इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड सीड बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है ना, तो एपोमिटिक सीड्स की काफ़ी वैल्यू है। लास्ट पैरा ही लिखा है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सट्रीमली कल्टिवेटेड, है ना, और इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया गया है। इसके लिए एपोमिक्सिस काफ़ी यूजफुल है। इस पैरा में लास्ट में उन्होंने शो किया है, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिटिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वैरायटी, ताकि वो जीन एज इट इज रहें कई सालों तक और फिर उनके कैरेक्टर्स में किसी भी तरह के कोई चेंजेस ना हो।
तो एनसीईआरटी का हमारा पहला टॉपिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से बच्चों, ये लगभग फिनिश हो चुका है। इनके क्वेश्चंस हम लोग करके देख सकते हैं ताकि इनके क्वेश्चंस में किसी भी तरह की डाउट, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो है। तो तब तक हम लोग इनके सारे क्वेश्चंस वन शॉट से करके देखें कि मेल ऑर्गन क्या है, फीमेल ऑर्गन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, टेपिटम क्या है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है। ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो पेरिस्पर्म हो, चाहे पॉलीएम्ब्रियोनी हो, चाहे ओव्यूल हो, चाहे इंटीगुमेंट हो, चाहे चिलाजा हो, ठीक है ना। हर टेक्निकल वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको मालूम होनी चाहिए ताकि हम इन टॉपिक को अपने लिए कवर कर सकें मीमांसा DRER क्लासेस से। तो आप इस टॉपिक को अपना एनसीईआरटी से रीड कीजिएगा और फिर जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मीमांसा DRER क्लासेस में। अगला टॉपिक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा। ओके, बाय एवरीवन सबको।